हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का भारत संसाधन एवं उपयोग एक्सरसाइज फर्स्ट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, वो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग दम इतना बढ़िया से समझेंगे कि एक ही बार में ये डायरेक्ट माइंड में दम घुस जाएगा। ठीक है, और ये एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन को दिए हैं, जो बार बार रिपीट होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ये जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, ये आपको 6 साल पूछा है, 6 साल पूछा है ये क्वेश्चन। इसलिए ये तीनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। इसलिए तीनों क्वेश्चन को हम अभी इस बोर्ड पर रखे हुए हैं। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको ज्यादा भूगोल में बेहतर नंबर लाना है तो ये तीनों वीडियो को आराम से और दिल के साथ और शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ आपको देखना होगा और इस वीडियो को समझना होगा, क्योंकि ये तीनों वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चंस को हम समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या और इसका उत्तर किस तरह से हम लोग देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। नवीकरणीय संसाधन क्या है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो संसाधन कभी समाप्त नहीं होते तथा नवीन होते हैं, ठीक है, नवीन का मतलब नया होते रहते हैं, उस तरह के संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कि जो संसाधन कभी समाप्त नहीं होता, जो संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होता है, उस तरह के संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो आप लोग इसमें आप जैसे में समझ सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है। क्या सूर्य का प्रकाश कभी इस धरती से समाप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। सूर्य का प्रकाश इस धरती से कभी समाप्त नहीं हो सकता है। क्या हवा इस धरती से समाप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। जल भी समाप्त नहीं होता है, हो सकता है। जब जल समाप्त नहीं होगा तो जल से बनने वाले विद्युत यानी कि जल विद्युत ऊर्जा भी समाप्त नहीं हो सकता है। यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला वैसा संसाधन, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला वैसा संसाधन जो कभी भी इस पृथ्वी से समाप्त नहीं हो सकता है, उस तरह के संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं। जैसे कि पर्वत हो गया, पर्वत भी नवीकरणीय संसाधन है। पर्वत, पठार, जल, ठीक है, भूमि, वन, जंगल, ये जितना भी है, ये सब संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। जो संसाधन कभी समाप्त नहीं होते हैं तथा नवीन होते रहता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा इत्यादि। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा प्रयास है कि आप एक ही वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर जान जाइए और दिमाग में याद कर लीजिए। बताइए, ये क्वेश्चन आपको याद तो हो गया ना? क्या याद हुआ कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? यानी कि वैसा संसाधन जो हमारे पृथ्वी से कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं, उस तरह के संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा यानी कि जल विद्युत ऊर्जा इत्यादि। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपको ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मिट्टी क्या है? भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम को लिखिए। मिट्टी क्या है या मिट्टी किसे कहते हैं? भारत में पाए जाने वाले मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, इसको आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग समझते हैं। देखिए, आंसर में होगा धरती का सबसे ऊपरी परत जहां पेड़ पौधे उगते हैं। यानी कि धरती का, इस भूमि का, इस पृथ्वी का वो सबसे ऊपरी परत जहां पर पेड़ पौधे लगते हैं। तो पेड़ पौधे धरती के सबसे ऊपरी परत पर क्या लगता है?
पेड़ पौधा वनस्पति लगते हैं। ठीक है, जहां मनुष्य खेती करता है तो उसे मृदा या मिट्टी कहलाता है या कहते हैं ना। यानी कि धरती का सबसे ऊपरी परत जहां पेड़ पौधा लगता है, ठीक है, जहां मनुष्य खेती करता है तो उसे हम लोग मृदा मिट्टी कहते हैं या कहलाता है। जब बहुत दिनों के बाद पत्थर छोटे छोटे कणों में टूटते हैं और सड़ते हैं तो उसे मृदा का निर्माण होता है। तो उसे मृदा का निर्माण होता है या तो उस कह सकते हैं, तो उस मृदा का निर्माण होता है। यानी कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है कि जब चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और चट्टान टूटने के बाद वो टूटे हुए अवशेष बहुत सालों तक सड़ते रहते हैं, सड़ के मिट्टी बन जाते हैं। मिट्टी कोई बाबू साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल में नहीं बनता है। मिट्टी बनने के लिए चट्टान या कोई पदार्थ को बहुत वर्षों तक सड़ने के बाद तो मिट्टी का निर्माण होता है। तो बताइए बाबू, हम लोग मिट्टी कैसे जान गए कि मिट्टी क्या होता है? तो मिट्टी जो है हमारे भूमि के जो सबसे ऊपरी परत है वहां पर मिट्टी पाया जाता है। और मिट्टी का निर्माण बाबू कैसे होता है कि जो चट्टान टूटता है, चट्टान छोटे छोटे कणों में टूटकर और वो चट्टान सड़ते हैं, सड़ने के फल स्वरूप, सड़ने के हजारों लाखों या वर्षों कई साल बाद जब वो सड़ जाते हैं तो वो मिट्टी का निर्माण होता रहता है। तो इस तरह के बाबू मिट्टी बनते हैं और मिट्टी का हम लोग परिभाषा जान गए। ठीक है, अब रहा बात कि भारत में मिट्टी कितने प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है ना बाबू, भारत में मिट्टी जो है कितने प्रकार के पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये आने वाला है। आप जो एग्जाम देने वाले हैं 10 क्लास का, उस एग्जाम में यह प्रश्न आने वाला है। इसीलिए आप इस प्रश्न को इतना ज्यादा, इतना सीरियस होकर पढ़िए, इतना ईमानदारी से पढ़िए कि जो यह एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम में यह प्रश्न आने वाला है। ठीक है ना बाबू, तो इसका हम लोग आंसर में क्या जानेंगे कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो देख लीजिए बाबू, भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बताइए कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में? तो भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बाबू। पहला मिट्टी क्या है? पहला मिट्टी है बाबू जलोढ़ मिट्टी। दूसरा मिट्टी क्या है बाबू? काली मिट्टी। तीसरा मिट्टी बाबू क्या है? लाल तथा पीली मिट्टी। चौथा मिट्टी का नाम है बाबू लेटेराइट मिट्टी। और 5वां मिट्टी का नाम है मरुस्थलीय मृदा या मिट्टी। और 6वां मिट्टी का नाम है पर्वतीय मृदा या मिट्टी। तो भारत में बाबू कितने तरह की मिट्टियां पाई जाती है? एकदम ईमानदारी के साथ जीव जान लगाकर दम मेहनत कर आप लोग को पढ़ना है। और हम आपको दावा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग से कि आप लोग एग्जाम में 90+ नंबर फोड़ने वाले हैं। आप इस चैनल से अगर आप पढ़ रहे हैं, 10 क्लास स्टडी पॉइंट वाले चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आप एग्जाम में 90+ फोड़ने वाले हैं। यानी कि आप ईमानदारी से प्रत्येक दिन सुबह शाम का वीडियो देख रहे हैं, तो आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा मेहनत कर मतलब कम भी मेहनत करिएगा तो इस वीडियो को देख कर आप बहुत ज़्यादा नंबर लाने वाले हैं। चलिए ठीक है, ऐसे भी स्टूडेंट लोग को कम से कम 8 से 10 घंटा तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। घर पर बच्चों लोगों को तो 8 से 10 घंटा ज़रूर पढ़ना चाहिए। चलिए देख लिया जाए इसको कि हम लोग अभी जान गए हैं कि भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल तथा पीली मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी और 5वां मरुस्थलीय मिट्टी और 6वां पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लिए ना? एक बार फिर से सुन लीजिए, 100% दिमाग में दम घुस जाएगा। मिट्टी क्या है? भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम को लिखिए। चलिए एक बार फिर से, धरती का सबसे ऊपरी परत जहां पेड़ पौधे उगते हैं, जहां मनुष्य खेती करता है तो उसे मृदा या मिट्टी कहते हैं। जब बहुत दिनों के बाद पत्थर छोटे छोटे कणों में टूटते हैं और सड़ते हैं तो उससे मृदा का निर्माण होता है, अर्थात मिट्टी बनता है। ठीक है ना बाबू, भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पहला नंबर बाबू
पहला नंबर जलोढ़ मिट्टी जो भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी पाया जाता है, दूसरा काली मिट्टी जो कपास के लिए पाया जाता है, लाल तथा पीली मिट्टी लेटेराइट मिट्टी, और पांचवा जो है मरुस्थलीय मिट्टी, और छठवा जो है पर्वतीय मिट्टी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रगड़ कर फेंक दीजिए, दिमाग में घुसा कर लॉक कर दीजिए, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन क्या है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बताया ना, ये क्वेश्चन जो है 6 बार एग्जाम में पूछा है। यह क्वेश्चन जो है बाबू एग्जाम में 6 बार पूछा है, तो इस क्वेश्चन को आपको भुलाना नहीं है कि चिपको आंदोलन क्या है। देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन क्या है। इसको समझा जाए, उत्तराखंड के टिहरी, कौन सा जगह, टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजाति द्वारा 1972 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए इसको समझते हैं, यानी कि यह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ था। ठीक है बाबू, वो जिला का क्या नाम था, तो टिहरी गढ़वाल जिला था। ठीक है, जो पर्वतीय जिला था, पहाड़ वाले जिला था। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, व्यक्ति जो शुरू किए थे, जिनको नेतृत्व सौंपा गया था, जिन्होंने शुरू किया था, उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि चिपको आंदोलन का शुरुआत, यानी कि चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा। आपको भूलना नहीं है, क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व कौन व्यक्ति किए थे, तो आंसर में आपको बताना है सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ है, तो आपको आंसर बताना है उत्तराखंड। क्वेश्चन आता है कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिला से हुआ था शुरू, तो आपको बताना है गढ़वाल पर्वतीय जिला, यानी कि गढ़वाल जिला से शुरू हुआ था। बाबू ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज्यादा इसे क्वेश्चन आता रहता है। चलिए आगे देख लिया जाए, तो अनपढ़ जो जनजाति थे, अनपढ़ जनजाति द्वारा 1972 ईस्वी में यह आंदोलन को प्रारंभ यानी कि शुरुआत किया गया। किसके नेतृत्व में बाबू यह आंदोलन चला था, तो यह आंदोलन जो चला था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला था। यह आंदोलन कब चला था, तो बाबू आपको याद कर लेना है, यह आंदोलन 1972 ईस्वी में चला था। यह आंदोलन किन लोगों के द्वारा चलाया गया था, तो बाबू याद कर लेना है, उत्तराखंड के अनपढ़ जनजाति के द्वारा यह आंदोलन को शुरू किया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदारों को कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ों को काटते देख उसे बचाने के लिए, ठीक है, अपने आगोश में पेड़ पौधों से घेर कर इसकी रक्षा करते थे। जब वहां के ठेकेदार जो है बाबू उस पेड़ पौधा को कटवाने लगते थे, तो वहां के जो पड़ोसी लोग थे, वहां के जो निकटतर लोग थे, मतलब नजदीक रहने वाले जो जंगल के लोग थे या पेड़ पौधा के काटने के पास जो अगल बगल लोग रहते थे, वो पेड़ पौधा को क्या कर लेते थे, आकर चारों ओर से घेर कर पकड़ लेते थे। ठीक है ना बाबू, क्योंकि लिखा हुआ है इस आंदोलन में स्थानीय का मतलब होता है नजदीक में रहने वाले लोग। ठीक है, इस आंदोलन में स्थानीय लोग जो रहते थे वो ठेकेदार को कुल्हाड़ी से, जब वो हरा पेड़ पौधा को ठेकेदार लोग कटवाते थे या काटते थे, तो क्या करते थे, पेड़ों को काटते देखकर उसे बचाने के लिए, किसे बचाने के लिए, पेड़ को काटने से बचाने के लिए बाबू क्या करते थे, बचाने के लिए अपने आगोश में पेड़ को घेर कर इसकी रक्षा करते थे। आगोश का अर्थ ये हुआ कि पेड़ से उनको इतना प्रेम हो गया था, पेड़ पौधा से जनजाति लोगों को इतना मोहब्बत हो गया था कि पेड़ को जब ठेकेदार कटवाता था तो वो पेड़ को बचाने के लिए पेड़ के चारों तरफ ऐसे चिपक जाते थे, पेड़ पौधा को पकड़ लेते थे। ठीक है, तो इसे रक्षा करते थे, पेड़ को रक्षा करते थे, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चिपको आंदोलन कहते थे। तो आप लोग बात को समझ गए होंगे बाबू कि चिपको आंदोलन क्या है। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में क्या सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में चलाया गया एक आंदोलन है।
इसमें ठेकेदार जब आता था कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पौधा को काटने के लिए या कटवाने के लिए, तो वहाँ के जो नज़दीकी लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, वे पेड़ पौधा को चारों तरफ से क्या होते थे, वैसे पकड़ कर चिपक जाते थे बहुत सारे लोग। तो पेड़ पौधा से इसलिए चिपक जाते थे, उन लोगों का कहना था पहले तुम लोग हम पर कुल्हाड़ी चला लो, पहले तुम मेरा गर्दन उतार लो, तब जाकर पेड़ पौधा का गर्दन उतारना या पेड़ पौधा को काटना। तो यह एक बहुत बड़ा उत्तराखंड में एक आंदोलन का रूप ले लिया, जिसके कारण से ठेकेदार और वहाँ के लोगों को लोगों को पेड़ पौधा न काटने देने के लिए आंदोलन चला, जिसके फलस्वरूप अंत में परिणाम यह निकला कि वहाँ पेड़ पौधा नहीं काटा जाने लगा उस समय 1972 में। ठीक है, तो इस तरह का आंदोलन जो चला था, इस आंदोलन का नाम क्या था बाबू? चिपको आंदोलन था। बात तो समझ में आ गया होगा, बताइए याद हो गया कि नहीं हो गया? याद हुआ ना? चलिए एक बार फिर से, चिपको आंदोलन क्या है? तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजाति द्वारा 1972 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदारों को कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ पौधों को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पेड़ पौधों को घेर कर इसकी रक्षा करते थे। इसे ही चिपको आंदोलन कहते हैं। बोलिए क्लियर हो गया? ये तीनों प्रश्न का उत्तर आपके माइंड में सेटल हो गया? अब तो नहीं भूलिएगा ना? नहीं भूलिएगा ना? ठीक है बाबू, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में खूब शेयर कीजिए। तब तक हम अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोयला के विभिन्न प्रकारों को लिखना है। देखिए कब पूछा है? 11A और 21A, अर्थात 2011 में 2021 में एनुअल में पूछा है, पहली सीटिंग में पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है कि कोयला के कितने प्रकार होते हैं? कोयला के विभिन्न प्रकारों को लिखे, यानी कि कोयला जो होता है निम्नलिखित 4 प्रकार के कोयला होते हैं। पहला कोयला का नाम है एंथ्रासाइड, दूसरा कोयला का नाम है बिटुमिनस, इसका तीसरा प्रकार का नाम है लिग्नाइट और चौथा प्रकार का नाम है पीट। ध्यान से समझा जाए, क्वेश्चन में लिखा है क्या? क्वेश्चन लिखा है कि कोयला के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखे। तो हम बताएं क्या है? हमने बताया कि कोयला के निम्नलिखित जो होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं, और वो 4 प्रकार जो होते हैं इस प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार का नाम है एंथ्रासाइड, दूसरा का नाम है बिटुमिनस, तीसरा का नाम है लिग्नाइट और चौथा आपके पास है पीट। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि कोयला के सबसे उच्च क्वालिटी, यानी कि कोयला के सबसे उच्च किस्म का क्या नाम है? जो कोयला का सबसे सर्वोत्तम, सबसे अच्छा किस्म है, उसका क्या नाम है? तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू आपका आंसर में? एंथ्रासाइड जो कोयला का होता है सबसे अच्छा किस्म जो होता है एंथ्रासाइड हो जाता है। ये आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। और सबसे खराब कोयला जो होता है, सबसे खराब कोयला भी आ जाता है कि खराब कोयला क्या है, तो आपको याद करना होगा कि पीट जो है खराब कोयला है। पीट क्या है बाबू? पीट जो है खराब कोयला है। तो बता दीजिए आप लोग अभी यहाँ से ये क्या समझे? तो यह समझे होंगे कि कोयला जो होता है वो निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है आपका एंथ्रासाइड, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा है पीट। तो और आप लोग यहाँ से यह भी सीखे कि एंथ्रासाइड जो होता है सबसे बढ़िया कोयला होता है और पीट जो होता है सबसे खराब या घटिया कोयला होता है। बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत पहला नंबर में? अगर दिक्कत नहीं है तो इससे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव अवश्य 2024 कहिए, 2025 कहिए, 2026 कहिए या किसी साल भी कहिए, अवश्य आने वाला है। बताइए मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। मैग्नीज का क्या उपयोग है? मैग्नीज का क्या उपयोग है आपको बताना है। मैग्नीज का क्या उपयोग है आपको बताना है। तो देखिए मैग्नीज के निम्नलिखित उपयोग है। मैग्नीज का जो उपयोग है निम्नलिखित है। पहला क्या है बाबू? पहला है कि शुष्क बैटरी, शुष्क बैटरी में इसका निर्माण मैग्नीज का किया जाता है। शुष्क बैटरी में मैग्नीज का निर्माण किया जाता है। फोटोग्राफी में भी मैग्नीज का निर्माण किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, निर्माण में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है।
चमड़ा एवं माचिस के उद्योग में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। जंगरोधी इस्पात, जंगरोधी इस्पात का मतलब है इस्पात में जंग नहीं लगने के लिए, इस्पात में जंग नहीं लगने के लिए मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर, कांच, दवाइयाँ, बिजली के बहुत सारे सामान में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो एक बार फिर से बाबू समझ लीजिए कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो मैग्नीज का उपयोग सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि शुष्क बैटरी जो बनता है, शुष्क बैटरी में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड नंबर में आप जानिए कि फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है बाबू? तो चमड़ा एवं माचिस के उद्योग, चमड़ा या माचिस के उद्योग में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। और आपको जानना पड़ेगा कि जंगरोधी इस्पात यानी कि उस इस्पात में जिसमें जंग न लगे उसमें भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है बाबू? तो ब्लीचिंग पाउडर में, कांच में, दवाइयाँ में या बिजली से बनने वाले अन्य प्रकार के सामानों में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। बताइए, आपको 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद हो गया ना? आपको 5 नंबर बाबू क्वेश्चन का आंसर याद हो गया ना? आपको इतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं कि एक वीडियो में बाबू, एक वीडियो में आपका आंसर याद हो जाएगा। ठीक है ना बाबू? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लौह अयस्क के प्रकारों के नाम को लिखिए। लौह अयस्क के कितने प्रकार होते हैं, उनके प्रकारों के नाम आपको लिखना है। लौह अयस्क जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकारों को नाम आपको लिखना है। तो देख लीजिए बाबू, लौह अयस्क जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। बताइए लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 4 प्रकार के होते हैं। देख लीजिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। बताइए कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो यह 4 प्रकार के होते हैं। बताइए कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। चलिए याद कर लीजिए, पहला हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा लिमोनाइट और चौथा है सिडेराइट। ये जो है लौह अयस्क यानी कि लोहा के यह अयस्क हैं 4 प्रकार के। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये 2 इंपॉर्टेंट आता है, और लिमोनाइट और सिडेराइट आपको और ज़्यादा याद कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट अवश्य आपको याद कर लेना होगा। ठीक है ना बाबू? कोई दिक्कत नहीं सर, और दिक्कत होगा भी नहीं। और आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2017 के एनुअल के पहला सिटिंग में एग्जाम में आया हुआ था और 2020 के एनुअल के सेकेंड सिटिंग में आया हुआ था, तो आपको ये समझना होगा कि यह क्वेश्चन 2 बार आ गया है। यह क्वेश्चन आपको बाबू 2 बार आ गया है। यह भी क्वेश्चन आपको 2 बार एग्जाम में आ गया है। तो हो सकता है आपको आने वाला यह जो एग्जाम है, इस एग्जाम में यह सब क्वेश्चन पूछ सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दें और बहुत ईमानदारी के साथ ये सब क्वेश्चन के आंसर सीखें। क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण हुआ है? पेट्रोलियम से बाबू किन किन वस्तुओं का निर्माण हुआ है? तो आपको आंसर जानना पड़ेगा कि पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण हुआ है। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण हुआ है? तो पेट्रोलियम से बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण हुआ है। तो आंसर में जान लीजिए, गैसोलीन पेट्रोलियम से बनता है। डीजल, डीजल कहाँ से बनता है? तो पेट्रोलियम से ही बनता है। किरोसिन तेल, जिसको हम लोग किरासन तेल कहते हैं, वो भी किससे बनता है? तो पेट्रोलियम से ही बनता है। स्नेहक, स्नेहक को बोलते हैं ग्रीस। ग्रीस मतलब समझ गए ना, वो जो गाड़ी वोड़ी में यूज किया जाता है, चिपचिपा ब्राउन टाइप का होता है, ठीक है, हल्का ब्राउन भूरा भूरा टाइप का होता है, ठीक है ना, तो वो ग्रीस कहलाता है, उसी को स्नेहक कहते हैं। और पेट्रोल का भी निर्माण किससे हुआ है बाबू? तो पेट्रोलियम से ही पेट्रोल का भी निर्माण हुआ है। ठीक है। कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रेशा का भी निर्माण किससे हुआ है? तो पेट्रोलियम से ही हुआ है। और कीटनाशी एवं अन्य तरह के जो दवा होता है बाबू, वो भी पेट्रोलियम से ही बनता है, ठीक है ना। और साबुन का भी जो निर्माण हुआ है बाबू, किससे हुआ है? तो पेट्रोलियम से ही हुआ है। और प्लास्टिक, प्लास्टिक का जो निर्माण होता है वो भी बाबू किससे होता है? तो पेट्रोलियम से ही होता है। तो आपको ये सारा क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन